हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 1, 2, 3 और 4 के अंदर हमने अभी तक देखा कि किस तरह से जो इंडिया है, ये देखो किस तरह से जो इंडिया है इसको आज के प्रेजेंट फॉर्म में लाया जाता है। पूरी तरह से तो नहीं, पर काफ़ी हद तक आज की जो प्रेजेंट शेप है उसमें लाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे 3 चैलेंजेस होते हैं। फर्स्ट चैलेंज होता है वो कम्युनल जोन्स का होता है, जिसको गांधी जी के द्वारा काउंटर किया जाता है। उसके बाद में जो सेकंड चैलेंज था वो प्रिंसली स्टेट्स का था, जो कि 565 थी। उनको क्या किया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर मर्ज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के अंडर में। तीसरा जो चैलेंज था वो था स्टेट्स को रीड्रॉ करना लैंग्वेज के बेस पे। तो सबसे पहले मूवमेंट छिड़ता है यहाँ पे विशाल आंध्रा मूवमेंट तेलुगु पीपल्स के द्वारा, कि वो कहते हैं हमें मद्रास से अलग करके और क्या बना के दो, अपना एक आंध्र प्रदेश बना के दो। यहाँ पे पोते श्री राम मुल्ला जी डेथ होती है उनकी 56 डेज़ के फास्ट के बाद में, और ये मूवमेंट इतना ज़्यादा छिड़ जाता है कि गवर्नमेंट को इनकी बात माननी पड़ती है। और दिसंबर में लगभग क्या हो जाता है, एक नया दिसंबर 1950 के अंदर एक नया स्टेट बनता है, पहला लैंग्वेज के बेस पे। उसके बाद में 1953 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आती है, जो रिकमेंडेशन करती है 1956 के अंदर कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनेंगी। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इसी को और चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखेंगे कि कैसे एक पार्टी जिसका नाम है क्या, कांग्रेस, वो कैसे इतनी ज़्यादा पावर में आती है, और पावर में आने के बाद में पूरे के पूरे जो इंडिया है, इंडिया का एरिया लगभग कितना 32,87,000 किलोमीटर करके कुछ इतना जो एरिया है, उस पे पूरी के पूरी पे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं वहाँ पे कांग्रेस डोमिनेट कर जाती है और लगभग हर जगह से कांग्रेस जीत कर उभरती है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अगर कांग्रेस के बैकग्राउंड की बात करूं तो लगभग 1885 के अंदर ये आई थी A.O. ह्यूम के अंडर में। ये लाई इसलिए गई थी ताकि क्या हो सके, इंडियंस जो हैं उनकी सुनी जा सके। और विद टाइम क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडियंस का रोल आने लगा, क्योंकि इंडियंस सब पढ़े लिखे हो रहे थे धीरे धीरे, वो बाहर जाते थे और पढ़ के जब आते थे तो वो कांग्रेस के अंदर आने लगे और इंडिया के अंदर अपना एक्टिव रोल दिखाने लगे। लास्ट में आते आते यहाँ पे जितने भी जो लोग थे, नेहरू जी, गांधी जी, ये सब कांग्रेस के अंदर आए और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले किया और इंडिया को आज़ादी दिलाने में कामयाब हुए। तो अब ये इतने पॉपुलर थे तो जाहिर सी बात है कि वोट इन्हीं को जाना था, पर गांधी जी इनके अंदर आए ही नहीं इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि ये कम्युनल जोन्स को रोकने में लगे हुए थे। अब हुआ क्या कि जो वन पार्टी डोमिनेंस है, एरा ऑफ वन पार्टी, एरा का मतलब पूरा का पूरा एक दौर, पीरियड, काफ़ी लंबा पीरियड होता है उसको बोलते हैं एरा। तो एक ऐसी पार्टी का दौर पूरा का पूरा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर 3 चीज़ों को हम काफ़ी ज़्यादा गौर करेंगे। वो है क्या, पहला तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन वही होते हैं गाइज जो कि क्या हो, अपोजिशन के द्वारा भी एक्सेप्ट किए जाएं बिना किसी डिस्प्यूट के कि हाँ ये एकदम फ्री हैं, बिना मैनिपुलेट किए इनको जीता गया है। उसके बाद में सेकंड जो चैलेंज है वो देखेंगे हम कि चैलेंज नहीं, सेकंड जो पॉइंट है वो देखेंगे हम कि कैसे कांग्रेस ने डोमिनेंस किया। और तीसरा जो देखेंगे वो क्या है कि कैसे अपोजिशन की पार्टीज उभर के आने लगी धीरे धीरे। अब जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि 57 के अंदर 1957 की जो सेकंड इलेक्शन होते हैं शायद उन्हीं के अंदर जीतती है, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर वो जीतती है और वहाँ अपनी पार्टी बनाती है, जिसको बाद में इमरजेंसी लगा के हटा दिया जाता है। ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि नई पार्टीज़ कैसे इमर्ज हुई, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में अब देखो जो जनरल इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो डिस्कस करते हैं। 1950s का जो पीरियड था, इस टाइम में अफ्रीकन कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा आज़ाद हो रही थी और साथ ही में जो ब्रिटिश थी जो कि इंडिया
और चाइना, श्रीलंका ऐसी जो कंट्रीज़ थी वहाँ छोड़ छोड़ के जा रही थी रिवोल्ट्स वगैरह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर। तो अब जब ये यहाँ से जाने लगी तो इसके बाद में हुआ क्या कि ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो आज़ाद तो हुई, पर इनके अंदर एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या हम नॉन डेमोक्रेटिकली रूल करें या डेमोक्रेटिकली। ठीक है, तो कई सारों का जवाब तो आया कि हमें नॉन डेमोक्रेटिकली रूल करना चाहिए, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी लाई तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि लोग अभी क्या है, लिटरेट नहीं है। और अभी तक देखा यही गया था कि डेमोक्रेसी सिर्फ सक्सेसफुल थी कहाँ पे, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। तो एक गैम्बल सा यहाँ पे चल रहा था। तो इंडिया ने एक काफ़ी ज़्यादा एक कदम उठाया स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे इंडिया ने कहा कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो डीपली कमिटेड था किससे, डेमोक्रेसी से, मतलब कि डेमोक्रेसी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को ही अपनाएंगे, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ पीपल। अभी ये तो आपने देखा ही होगा कि डेमोस और क्रेटिया दो वर्ड है जहाँ से डेमोक्रेसी आई है, जिसका मतलब पीपल पावर, यानी कि पावर ऑफ पीपल होता है। अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनना। अभी दो व्यूज़ आते हैं, किस चीज़ के व्यूज़ हैं ये देखो, पॉलिटिक्स के व्यू हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स का जो रोल है किसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, इसके ऊपर दो रोल हैं। अभी क्रिटिकल मतलब मेजर जो रोल है उसके बारे में बात करेंगे, किसका, पॉलिटिक्स का, डेमोक्रेसी के अंदर। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ग्रुप या कोई भी एक पर्सन वो क्या करे, रूल बनाए, किसके लिए, ग्रुप के लिए, या फिर पूरे के पूरे देश के लिए, या स्टेट के लिए, ट्राइब के लिए, क्लैन के लिए। या फिर डेमोक्रेसी की अगर जब बात करें तो उसमें क्या आता है, ये जो लोग हैं सेम यहाँ पे एक है या मैनी है, यहाँ पे एक है या मैनी है, कोई भी हो, पर यहाँ पे ये कहता है, शर्त ये रखता है कि ये इलेक्टेड होने चाहिए। तो अभी ये हो रहा था कि ये तो रखना ही है, पर क्या ये रखें या नहीं रखें। अगर इसे रखते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी को अगर रखते हैं तो क्या क्या व्यूज़ निकल के आ सकते हैं। पहला ये निकल के आता है कि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों, क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, डेमोक्रेसी के अंदर मानता है अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि जवाबदारी, कि जो भी अगर लीडर है वो जवाब दे किसको, लोगों को। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये फेल हो जाएगी, और फेल हुआ तो हमारी जो इंडिपेंडेंस है, जो कि नेहरू जी ने कहा था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, कि मतलब इतनी मुश्किल से अपनाई गई जो आज़ादी है वो अगर हमें नहीं मिली तो हमारा क्या होगा, फ्रीडम वापस से छिन जाएगा। दूसरी जो दिक्कत सामने आई और लोगों ने बताई वो ये हो सकती थी कि अगर हमने डेमोक्रेसी को प्रमोट किया तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका क्या, वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और दूसरे जो तरफ व्यूज़ थे वो कुछ और ही थे। उनका कहना ये था कि डेमोक्रेसी अगर रहेगी तो हम इससे क्या कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा डेमोक्रेसी के अंदर जितना ज़्यादा लोगों को राइट्स मिलेगा वो उतने ज़्यादा व्यूज़ देंगे, और जितने व्यूज़ आएंगे उतना ही किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो देखो गाइस, दो पॉइंट निकल के आते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या आ रहा है। ठीक है, पॉलिटिक्स का मतलब आ रहा है कंपटीशन, और दूसरा आ रहा है क्या, पावर, कि मतलब आपस में compete करें, ये तो हो गया कंपटीशन, और जो जीतेगा उसे मिलेगा पावर। जैसे कि आज के टाइम में अगर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रहा है, तो बीजेपी क्या है, पावर में है और कंपटीशन में लगी हुई है हर टाइम में कांग्रेस के साथ में, कि कैसे भी करके बस उसे टॉपल करना है। लेकिन इस चीज़ के अंदर मेन इशू जो होता है वो आप देख सकते हैं कि पब्लिक वेलफेयर को काफ़ी ज़्यादा कम देखा जाता है, कम आंका जाता है। अगर आप देखो बेसिकली तो इलेक्शंस जब आने वाले होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जो लीडर्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम करवाते हैं। बट अगर देखा वो क्यों होता है गाइस, कंपटीशन के लिए, पावर के लिए। लेकिन वो पब्लिक वेलफेयर के लिए हम कंसिडर नहीं कर सकते, वो सिर्फ कंपटीशन और पावर के लिए। और काफ़ी माइनर काम हो पाता है कई बार, बजाय इलेक्शन का टाइम आने के वाले टाइम पे, मतलब इलेक्शन का जब टाइम आ रहा है तब तो काफ़ी काम होगा, बजाय जो नॉर्मल डेज़ पे काम होता है। तो वो अगर नॉर्मल डेज़ पे भी वैसा ही काम हो तो वो क्या होता है,
पब्लिक वेलफेयर। अब आप समझ रहे हो दोनों पॉइंट्स को गाइस कि कंपटीशन पावर के साथ में पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। ये पॉलिटिक्स का रूल है। अब अगर देखो तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहले ये समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इसे क्लीन कर देता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल बुक है जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री चलती है। ठीक है, जैसे ट्रैफिक रूल सुना होगा आपने, जिसके अकॉर्डिंग गाड़ी चलानी है, इतने का चालान कटेगा अगर हेलमेट नहीं लगाया तो, या फिर हमें कितने की स्पीड लिमिट रखनी है, कहाँ पे ब्रेकर हैं, कहाँ पे किस हिसाब से चलना है। तो ये सारे जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। तो वैसे ही हमारे देश के चलने के लिए रूल्स हैं कि कैसे प्रेसिडेंट बनेगा, प्रेसिडेंट के बाद में पीएम आएगा, उसके क्या क्या पावर्स होंगे, कैसे मंत्री आएंगे, कौन कौन से मंत्री क्या क्या काम करेंगे, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। कौन कौन सी कमिटीज़, मीटिंग्स और साथ ही में कौन कौन सी कमीशंस वगैरह होंगी, ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया गया था कब? 26 नवंबर, सॉरी गई यहाँ पे गलती से हो गया, ये नवंबर आएगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। इसी के 2 महीने बाद साइन किया गया लगभग सभी मेंबर्स के द्वारा 24 जनवरी 1950 को। लेकिन इसे इफ़ेक्ट में मतलब कि लागू किया गया 2 दिन बाद में 26 जनवरी 1950 को। अब बड़ा सवाल ये आता है कि 2 दिन बाद ही क्यों? और यहाँ पे भी 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि ये हमारा एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट्स बना रखा है ताकि आप वहाँ देख सको, बट छोटा सा अगर मैं व्यू दूँ तो ये हुआ क्या था 1930 के अंदर। पेन चेंज कर लेता हूँ एक सेकेंड। 1930 के अंदर एक लाहौर सेशन हुआ था जिसके हेड कौन बने थे? नेहरू साहब। तो नेहरू साहब ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, आज के दिन पे पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करेंगे। जब हम गुलाम थे तब भी उन्होंने ऐसी बात कही थी। इसी वजह से देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद में भी क्या किया गया, एक इसी डे को मान के हम क्या बनाते हैं आज के टाइम पे? रिपब्लिक डे। ठीक है गाइस, तो ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वजह से डेट्स रखी गई हैं। 15 अगस्त आप जानते ही हो, और 26 जनवरी का आज मैंने इम्पोर्टेंस बता दिया। ठीक है, इसके बाद में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? फर्स्ट इलेक्शंस, उसके बाद में हम सेकंड और थर्ड इलेक्शन भी देखेंगे, और साथ ही में जो जो दिक्कतें आई उनका क्या क्या सॉल्यूशन हुआ, और किस तरह से बारीकी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक चीज़ को परखा गया, कहाँ पे इक्वलिटी देनी है, कहाँ पे हमें राइट्स कितने देने चाहिए, ये सब चीज़ें आई यहाँ पे। आर्टिकल 14 वगैरह ये सब जो मैं आपको बताऊँगा, एक एक पॉइंट को आपको बारीकी से समझाऊँगा। टेंशन मत लो, बस आप क्लासेस रेगुलर रहना, और 12th बोर्ड की टेंशन मत लेना, उसका स्कोर जो है वो आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। बस आपको क्लासेस पे रेगुलर रहना है। जैसे हमारा ये कंप्लीट होता है उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वगैरह भी दूंगा। ठीक है गाइस, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और फर्स्ट चैप्टर के नोट्स जो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं आपके चैनल अपोरिया क्लासेस पे, इंस्टाग्राम पे। वहाँ मैंने ये जो नोट्स हैं फर्स्ट चैप्टर के वो पूरे बना लिए और अपलोड कर दिए हैं। कहाँ पे? अपोरिया क्लासेस नाम से चैनल है इंस्टाग्राम पे, वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है मैं पूरे के पूरे नोट्स वहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है गाइस, थैंक यू।